हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम सिविक्स का पहला चैप्टर जो पढ़े थे पावर शेयरिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा एकमेंडेशन इन बेल्जियम। जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा एथनिक कंपोजिशन ऑफ जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका में किस प्रकार से भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिली थी। अब ये डाइवर्सिटीज़ जो है वो किस प्रकार से वहाँ पे समस्याएं ला रही हैं, ये भी हमने देखा। अब इस जो हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हम आगे उसी के बारे में कंटिन्यू करते हुए चलने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि बेल्जियम में किस प्रकार से इस डाइवर्सिटी को एकमोडेट करने का प्रयास किया गया है। एकमोडेशन क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की किसी भी जगह पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल रही है, विभिन्नताएं हैं सोच के आधार पे, धर्म के आधार पे। ये सारी जो विभिन्नताएं लोगों में देखने मिली है, डाइवर्सिटीज़ जो मिल रही हैं, इसे किस प्रकार से लोग अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वही एकमेंडेशन कहलाता है। मतलब जैसे बेल्जियम की बात लीजिए, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ यहाँ देखने को मिली। भाई भाषा के आधार पर लोग जो है अलग अलग विचारधाराएँ रखते हैं, लेकिन यह विचारधारा लोग अलग अलग विचारधारा जो है वो कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम ना बन जाए, बल्कि उसे इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ को होने के बाद कंट्री को यूनाइटेड किया जा सके। इसी प्रक्रिया को एकमेंडेशन कहा गया है। तो एकमेंडेशन इन बेल्जियम को हम देखने वाले हैं। बेल्जियम में डाइवर्सिटीज़ को होते हुए भी एकमोडेट करने के लिए क्या किया गया, क्या किया लीडर्स ने, उसके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए पहले क्या बताया गया कि लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ एंड रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। मतलब जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने क्या देखा कि हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, वो अच्छे से समझ गए और ये डाइवर्सिटी उनके लिए समस्या ना बन जाए, बल्कि उसके होने के बावजूद उसे प्रॉफिटेबल कंडीशन बनाया जा सके। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया, दे टुक द डिफरेंट पाथ। उन्होंने एक दूसरा ही रास्ता अपनाया। वो रास्ता क्या था कि अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू एकमोडेट डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी को एकमोडेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। मतलब एक बार संशोधन हुआ, उसके बाद भी इन्हें लगा होगा कि भाई नहीं, ठीक से ये काम नहीं करेगा और कुछ किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से 4 बार संशोधन किए गए। कब? आपके 1970 से 1970 से लेके 1993 के बीच, 1970 से 93 के बीच जो है संविधान में जो है 4 बार संशोधन किया गया। कहाँ? आपके बेल्जियम में, ताकि जो है इस डाइवर्सिटी को एकमोडेट किया जा सके। समस्याओं को जो है समस्याओं के होने के बावजूद कंट्री को जो है यूनाइटेड किया जा सके। नेक्स्ट क्या बताया गया, देखिए सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकमोडेशन आर। अब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे अगर इस लेसन से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला तो 1 नंबर का ये पूछ लिया जाता है कि आपका बेल्जियम में के संविधान को कितनी बार संशोधित किया गया, तो वो आपका कितना है, 4 टाइम्स। कब से कब तक? 1970 से 93 तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से स्टेप्स थे जिसके द्वारा यहाँ बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो है यहाँ की डाइवर्सिटी को एकमोडेट किया है। तो वही आपको मैं नीचे यहाँ बताने वाली हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ क्या कहा गया कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही, संविधान में ये लिख दिया गया, बता दिया गया, रूल बना दिया गया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बनेगी तो उसमें मिनिस्टर्स की संख्या को इक्वल रखा जाएगा। मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या भी इक्वल होगी और डच बोलने वाले लोगों की संख्या भी इक्वल होगी। मतलब दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स बराबर होंगे। इससे क्या होगा कि दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। मतलब अगर मान लीजिए इक्वल ना रहा होता, जैसे मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट बना कि जो है मिनिस्टर्स की संख्या रखी जाती। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 49% जो है आपके डच स्पीकिंग लोग थे, तो 59%, तो 59% लोगों को मान लीजिए हम यहाँ मिनिस्टर बना देते और यहाँ तो 40% डच के रहे होते, उसके फ्रेंच के रहे होते, तो क्या होता कि जो मेजॉरिटी की ग्रुप होती वो क्या करती, माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देती, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन को बनाती, तो समस्याएं फिर खड़ी होना प्रारंभ हो जाती। यूनाइटेड करने का जो सोच थी वो ख़त्म हो जाती। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए मतलब कोई भी सिंगल कमेटी जो है अपने फ़ायदे के लिए ही केवल कोई फैसला ना ले सके, इस चीज़ को देखते हुए
सरकार ने संविधान के संशोधन के में जो है यह लिखित कर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बनाई जाएगी तो वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग और आपके फ्रेंच स्पीकिंग लोग दोनों की संख्या जो होगी कैसी होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट क्या बताया गया कि पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, दे वर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये कहा गया कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट से सबके पास जो है पावर दे दिया गया, आपको अपने हिसाब से अपने स्टेट को कंट्रोल करना है, उसके रूल रेगुलेशन जो है बनाने हैं। क्यों किया गया? क्योंकि भाई अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक आदमी जो है हर लोगों की रिक्वायरमेंट एक तरीके से पूरा करे, ये सही ढंग से संतुष्ट ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दे दिए थे कि आप अपने हिसाब से अपना गवर्नमेंट का काम करेंगे। और साथ ही साथ क्या कहा कि दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं, आप टोटली फ्री हैं, आपके पास पावर है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने स्टेट के आवश्यकता के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना कार्यभार देखेंगे। नेक्स्ट क्या कहा गया कि ब्रुसेल्स हैव ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक तो स्टेट की बात हुई। अब जो कैपिटल सिटी थी आपकी यानी कि ब्रुसेल्स, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। और वो सेपरेट गवर्नमेंट कैसी थी? वहाँ पे भी बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब फ्रेंच के भी लोग इक्वली और डच के भी लोग इक्वली, ताकि क्या हो, कोई भी समस्या ना हो सके, लोग एक दूसरे के हित के हिसाब से एक दूसरे के समस्याओं को देखते हुए सही फैसला ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। अब क्या बताया गया है? अब हमने देखा दो प्रकार की गवर्नमेंट बनी, एक स्टेट गवर्नमेंट बनी और दूसरी हमारी क्या बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट भी बनाई गई, एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई, और वो कैसी गवर्नमेंट थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट उसे कहा गया। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी कि इसके पास पावर था कैसा, रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। मतलब कल्चर से लेके, एजुकेशन से लेके, या फिर आपके किससे, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो उन सारे मामलों के तहत जो भी लॉज बनाने हैं, उस लॉज को बनाने का काम किसे दिया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट को। मतलब कुल मिला के यहाँ पे तीन प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई, एक स्टेट, दूसरी सेंट्रल और तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो चीज़ें बताई गई कि मतलब किस प्रकार से गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार से लोगों में पावर को शेयर किया, ताकि लोग जो हैं सही ढंग से लोगों के प्रति जो है सही ढंग से फैसले लिए जा सके, और किसी भी प्रकार की मतलब कह सकते हैं कि ऐसा ना लगे लोगों को कि हमारे साथ जो है किसी एक कम्युनिटी के साथ जो है गलत हो रहा है। इसीलिए जो है यहाँ पे पावर्स को शेयर किया गया, और सारे कंट्री फिर देखने को मिले कि यहाँ डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये कंट्री जो है काफ़ी यूनाइटेड रही। ये तो बेल्जियम की बात हुई। और इसमें क्या बताया गया, एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अक्सर पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो ये आपका कहाँ है, ब्रुसेल्स को जो है, ब्रुसेल वाज चूजन एज ए हेडक्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है, जैसे यूरोप ने जो है, यूरोप और अन्य बहुत सारी कंट्रियों ने जो है मिलकर अपना एक यूनियन बना लिया था, और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स को चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि उन्होंने देखा भाई यहाँ की जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी लोग जो है आपस में यूनाइटेड है, इसलिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने जो है अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो इस प्रकार से जो है हम क्या देखते हैं कि बेल्जियम में सरकार की व्यवस्था ऐसी थी कि जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी यूनाइटेशन जो है देखने को मिला है इस प्रकार से। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि श्रीलंका में जो डाइवर्सिटीज़ है, उस डाइवर्सिटीज़ का उस पर क्या असर पड़ा, क्या वहाँ पे भी सरकार ने जो है एकमेंडेशन कर लिया या और कोई समस्या आई है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसका टॉपिक होगा क्या, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू।